नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर एनडीए के पास जीत का आंकड़ा है तो फिर बीजेपी में इतनी बेचैनी क्यों है? अगर एनडीए के उम्मीदवार ये साहब अगर इनको 60-70 वोटों की लीड है, ये जीत रहे हैं ऑन पेपर, तो फिर मोदी जी इतना क्यों घबराएं कि पिछले 2 दिन से 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक उन सांसदों के साथ बैठ रहे हैं जिनका फोन तक मोदी जी नहीं उठाते थे, और मंच की जगह पिछली वाली सीट पर बैठे हुए हैं और कार्यशाला भी कर रहे हैं। यहां तक कि अगले दिन भी सांसदों के साथ घंटों घंटों बैठ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी अगर वो जीत रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी जीत रही है, आंकड़ा उनके पास है, तो रातों रात बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक 4 बार के मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के, इनकी चूड़ी क्यों कसी जा रही है? इनको पुरानी फाइलों की याद क्यों दिखाई जा रही है? और नवीन पटनायक जिन्होंने कहा था कि उनके 7 सांसद विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी को वोट देंगे, उसी नवीन पटनायक पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? और उस दबाव का असर यह है कि आज नवीन पटनायक को पलटना पड़ा, इरादे बदलने पड़े। सुनिए उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। सोचिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, सीक्रेट वोटिंग है, और नवीन पटनायक जो वादा कर चुके थे जस्टिस रेड्डी के साथ, उनकी पार्टी अब कह रही कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट से दूर रहेंगे, एब्सटेन रहेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव है साहब, सभासद कॉर्पोरेटर का नहीं है। बीजू जनता दल ने ये निर्णय लिया है कि कल के उपराष्ट्रपति चुनावों में बीजू जनता दल एब्सटेन करेगी। अब दोस्तों, मामला यहीं नहीं रुका है। एक और नेता, बड़े नेता जिनको आप पहचान जाएंगे चेहरे से, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, बड़े नेता, एक जमाने में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। केसीआर, इन्होंने कहा कि साहब हम तेलुगु अस्मिता पर, तेलुगु प्राइड पर हम जस्टिस रेड्डी को वोट देंगे। अब इनके पास 4 सांसद हैं, लेकिन साहब इनको भी पुरानी फाइलें दिखाई गई, और इनकी लड़की जिनको लिकर स्कैम में जेल भेज दिया था अमित शाह ने, जी हाँ, ईडी ने जेल भेज दिया था, इन्हीं केसीआर को पुरानी फाइलें दिखाई गई, और ये भी अपने इरादों से पलट गए और इन्होंने कहा कि हम भी वोट नहीं देंगे, हमारे सांसद वोट डालने नहीं जाएंगे। सोच लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव है और एक देश की पुरानी बड़ी पार्टी कह रही है हम वोट नहीं देंगे, हम एब्सटेन करेंगे। अब दोस्तों, परतें जब खुली रहीं तो एक परत और खोल देते हैं। ये जो साहब हैं जगन मोहन रेड्डी, ये भी मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, 36 का आंकड़ा नायडू बाबू से। अब इन्होंने कहा कि साहब हम तो जस्टिस रेड्डी, ये जो कांग्रेस यानी अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। हमारे 11 सांसद हैं, 4 सांसद इनके लोकसभा में हैं, 7 सांसद राज्यसभा में। तो तय ये हुआ कि जगन मोहन रेड्डी के सांसद भी वोट दे सकते हैं तेलुगु प्राइड, तेलुगु अस्मिता के नाम पर। लेकिन इनको भी दिल्ली से एक फ़ोन गया, अमित शाह जी ने फ़ोन कराया, और ऐसा कहते हैं राजनाथ सिंह से करवाया फ़ोन, और उस फोन के बाद ये ऐसा हिले मिस्टर जगन मोहन रेड्डी कि इन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि साहब हम एनडीए को ही वोट देंगे। तेलुगु अस्मिता को किनारे करके, तेलुगु प्राइड को किनारे करके, यानी जो पार्टी तेलुगु प्राइड की बात करती हो, उस पर जीतती हो, वो पीछे हट गई। उसकी वजह है, बहुत सिंपल सी वजह है, जगन मोहन रेड्डी साहब जमानत पर है, सीबीआई ईडी की कई फाइलें खुली हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि अगर बीजेपी के पास बढ़त है, एनडीए के पास बढ़त है, वो जीत रहे हैं ऑन पेपर, तो फिर इन पार्टियों की चूड़ी क्यों कसी जा रही है? दरअसल चूड़ी इसलिए कसी जा रही है क्योंकि मोदी और शाह को लगता है कि वो बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, 240 की संख्या है, बीजेपी में बगावत का धुआं है, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। अगर 10 सांसद, बीजेपी के 10 सांसद राजीव प्रताप रूडी टाइप, गडकरी जैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तल्ख बोलते हैं, अगर इस तरह के 10 सांसद भी इस गुप्त मतदान में इधर से उधर वोट कर देते हैं तो बड़ी किरकिरी होगी, बड़े सवाल उठेंगे। और इसी क्रॉस वोटिंग के डर से पिछले कई रातों से मोदी सो नहीं रहे, शाह सो नहीं रहे। हकीकत यह है कि 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंग चल रही है, 8-8, 9-9 घंटे सांसदों के साथ बिताए जा रहे हैं कि सिर्फ कि कहीं
क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरह जहां राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट दे रहे थे, कहीं रूडी जैसा खेल ना हो जाए। इसके डर से बीजेपी अपने ही सांसदों की बाड़ेबंदी कर रही है, किलेबंदी कर रही है, और इस तरह की किलेबंदी 11 साल में, या यूं कहें आज तक उपराष्ट्रपति के चुनाव में कभी नहीं हुई है। अब मिसाल के तौर पर अमित शाह साहब ने कई मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है कि आपको इतने सांसद पकड़ने हैं, आपको इतने सांसदों का ग्रुप संभालना है, इनको नाश्ते पे बुलाना है, इनको फिर गाड़ियों से आपको पार्लियामेंट ले जाना है, वहाँ पर आपको वोट डलवाना है, फिर इनके साथ लंच करना है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि पीयूष गोयल साहब की ड्यूटी लगाई गई है कि उत्तर प्रदेश के जितने सांसद हैं बीजेपी के, सबको नाश्ता कराएंगे, सुबह 8 बजे असेंबली होगी, दोबारा उनकी ब्रीफिंग होगी और उसके बाद पार्लियामेंट जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान, इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद हैं, इनको इकट्ठा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वोटिंग करवाएंगे। राजस्थान की जो जिम्मेदारी है वो अर्जुन मेघवाल साहब की है। इसी तरह से खट्टर साहब हैं, इनको कहा गया है कि साहब आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इधर के जितने सांसद हैं इनको इकट्ठा करके आप पार्लियामेंट ले जाएंगे। यानी सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, अमित शाह ने अपने खास लोगों की ड्यूटी लगाई है और बीजेपी सांसदों के ग्रुप बनाती है। क्रॉस वोटिंग ना हो पाए, कहीं बगावत का कहीं धुआं ना उठने लग जाएगा। अब दोस्तों अगर आप आंकड़ा देखेंगे, हो सकता है आंकड़ा ऊपर नीचे जाए, लेकिन फिलहाल एनडीए के पास 436 वोट हैं लोकसभा राज्यसभा के मिला के, और इन 436 वोटों में मैं 11 वोट जो हैं, 11 सांसद जो हैं वो वाईएसआरसीपी के भी जोड़ रहा हूँ, तब ये 436 होते हैं, एक्चुअल में 425 हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर 436 वोट मिल जाते हैं मिस्टर शाह साहब को और मोदी जी को, तो ये होगा कि बीजेपी में बगावत नहीं हुई, बीजेपी में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, एनडीए में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। लेकिन अगर वोटों की गिनती 436 से कम होती, मान लीजिए बीजेपी यानी एनडीए के उम्मीदवार को 428 वोट मिले, 412 वोट मिले, 424 वोट मिले, अगर ऐसा होता है तो एक बात साफ होगी कि बीजेपी में क्रॉस वोटिंग हुई है। यानी मोदी और शाह का कहना कुछ सांसदों ने नहीं माना, यानी पहली बार 11 वर्षों में बगावत का धुआं दिखेगा और साफ तौर पे दिखेगा। इसीलिए अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग हो भी जाए बीजेपी के अंदर, तो जो दूसरी पार्टी हैं जो एनडीए में नहीं है, उन्हीं से, उनके वोटों से ही संख्या को मैनेज कर लिया जाए, ये मैसेज ना जाए कि बगावत हुई है। तो दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि सवाल हार और जीत का नहीं है, लीड का नहीं है, सवाल है क्रॉस वोटिंग का, कि कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं हो जाती बीजेपी कैंप से, एनडीए के कैंप से, और मैसेज ये जाता है 9 सितंबर को कि मोदी जी का उम्मीदवार जीत तो गया लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है, मार्जिन कम हुई है, और बीजेपी के अंदर एक लॉबी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की तरह मोदी और शाह की बात नहीं मानी। ये एक शुरुआत हो सकती है जो 11 साल में पहले कभी नहीं हुआ। सवाल इस बात का है कि क्या क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश रहेगी? ऐसी स्थितियां हैं, कई राजीव प्रताप रूडी हैं बीजेपी में, कई गडकरी हैं बीजेपी में, क्या पर्दे के पीछे की सच्चाई ऐसी है कुछ? आज इसी सवाल को लेकर 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। सतीश के सिंह होंगे, कई बीजेपी के सांसदों से, नेताओं से, पूर्व सांसदों से उनकी बातचीत हो रही है, और हमारे साथ उमाकांत हैं जो संसद पर नज़र रखते हैं, और ये चुनाव जो है वो संसद में ही हो रहा है। इन दोनों को सुनिए, पिक्चर क्लियर होगी, हार और जीत नहीं, क्रॉस वोटिंग। सतीश जी, जिस तरह से 2 लॉबियां, एक लॉबी राजीव प्रताप रूडी और उसमें कई सांसद हैं जो मोदी जी के गुड बुक्स में नहीं है, शाह साहब के गुड बुक्स में नहीं है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे और बहुत से ऐसे सांसद जो अमित शाह के, आप कह सकते हैं, उनके लॉबी में, ये जो आपस में गुटबाजी है बीजेपी के अंदर, और मोदी 240 अल्पमत में हैं, क्या आपको लगता है ये जो सीक्रेट वोटिंग है इसमें कुछ सीक्रेट खेल हो सकता है? मैं कह रहा हूं 5 सांसद, 7 सांसद, 8 सांसद, क्या सरकार की तरफ से कुछ सांसद नाफरमानी कर सकते हैं, इधर का वोट उधर डाल सकते हैं? ऐसा हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, पहली बार कुछ तोल मोल जो है भारतीय जनता पार्टी कैंप में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कैंप में
मान लीजिए कि मान लेते भी हैं कि कुछ क्रॉस वोटिंग नहीं होता है, तो अपना ये कीमत वसूलेंगे, कुछ बात मनवाएंगे, जो जो लॉबियां चल रही हैं, जिन्होंने एक तरह से आवाज बुलंद कर दी, तो उसकी कीमत तो जो लोग हैं उनको चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इस बार सत्ता पक्ष से, खासतौर से बीजेपी से, कुछ तो क्रॉस वोटिंग होगा ही, होगा। निश्चित रूप से होगा। नहीं, ऐसा क्या और है? जी, मतलब 11 साल में पहली बार क्रॉस वोट हो सकता है, और सतीश भाई आप जैसा तजुर्बेकार बोल रहा है कि इस बार हो सकता है कुछ, तो इस बार क्यों? बिल्कुल, 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 इसलिए बोल रहा हूं कि अब न तो कब, ये वाली बात है। ऐसे तो 11 साल में आपने हल्का सा कुछ फ्लिकर भी नहीं देखा होगा, लेकिन ये अचानक से चीजें हुई हैं, तो कुछ न कुछ तो ये असर दिखाएगा। और अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि वाईएसआर जो टीडीपी के खिलाफ वाली पार्टी है, जिसको एक जगन दूसरे मोहन को रेड्डी। अरेस्ट, जी हाँ, हाँ, जगन मोहन रेड्डी। एक दूसरे को अरेस्ट करते रहते हैं। जी। मतलब हाँ, जी हाँ। उसमें से अगर वाईएसआर बीजेपी के साथ आ रही है, बीजेडी और ये क्या कहते हैं बीआरएस, ये लोग को भी लाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई अंदेशा है। और दूसरी बात कि जो विपक्ष की जो खेमा है, उसके में उस तरह से कोई बहुत तैयारी या बहुत मोर्चाबंदी मैंने नहीं देखी। और ये मान के चलिए कि अगर बीजेपी कैंप से क्रॉस वोटिंग होती है, जो कि हो सकती है, तो ये तो निश्चित से भी निश्चित है कि विपक्षी खेमे से भी क्रॉस वोटिंग निश्चित रूप से होती है, ये होगी। जी। सतीश के सिंह कह रहे हैं कि भाई क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से हो सकती है, और विपक्ष से होती चली जाएगी, क्योंकि जो छोटी छोटी पार्टियां दोस्तों होती हैं, ईडी है, सीबीआई है, बहुत से सरकारी काम है, फिर पैसा भी है, बहुत सी चीजें हैं, लोभ मोह क्रोध सब है वहां पर। तो छोटी पार्टियां अक्सर क्रॉस वोटिंग कर देती हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से, अगर बीजेपी की तरफ से, अगर टीडीपी की तरफ से, अगर जेडीयू की तरफ से 4 5 6 7 अगर क्रॉस वोट होता है, यानी जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं उसके नीचे बीजेपी जाती है, तो फिर ये कल टॉकिंग पॉइंट होगा। बात मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, हार जीत की नहीं है, क्रॉस वोटिंग की है। क्या लखड़ा साहब आपको लगता है कि जो सतीश भाई ने कहा कि भाई एक गलती तो अमित शाह कर रहे हैं डेस्परेशन में, एक ही मयान में दो तलवारें डाल दी। उन्होंने नायडू बाबू का भी समर्थन ले रखा है, नायडू बाबू किंग मेकर हैं, उनकी बैसाखियों पे मोदी जी चल रहे हैं, और जगन मोहन रेड्डी जो दुश्मन है, दुश्मन जानी दुश्मन नायडू बाबू के, उसको भी समर्थन, उससे भी आप समर्थन ले रहे हैं। क्या टीडीपी को बुरा नहीं लगेगा, नायडू बाबू को बुरा नहीं लगेगा? लखड़ा साहब आपके दुश्मन को भी मैं चाय पे बुला लूं आपके साथ, तो बुरा तो लगेगा। देखिए, ये अभी जो सिचुएशंस हैं, जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस वगैरह जो भी हाउस के अंदर पेश होते हैं, जगन मोहन रेड्डी अफोर्ड नहीं कर सकते बीजेपी से दुश्मनी। उनको ओके। उनके खिलाफ इतने गंभीर केसेस हैं कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं छोड़ सकते, और बीजेपी भी बहुत जल्दी उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको खत्म नहीं करने जा रही है। उनको अभी अगले 2-3 ब्लैकमेल साल है, से ये टहलाएंगे। ब्लैकमेल चल रहा है। तो ब्लैकमेल ब्लैक हाई लेवल का दिखाई नहीं दे रहा है, उच्च स्तरीय ब्लैकमेल चल रहा है। ये नई ब्लैकमेल की नई पॉलिटिक्स है कि एक ही प्रदेश में सत्ता पक्ष जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है और मुख्य विपक्षी दल, दोनों को एक ही अंडे में, एक ही बास्केट में दोनों अंडे रखे हुए हैं। तो ये गुजरात लॉबी ही कर सकती है, अमित शाह कर सकते हैं और मोदी कर सकते जी। हैं, क्योंकि ये किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। ये केस है, ये टेस्ट केस है कि ये अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। ये चंद्रबाबू नायडू को लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये जगनमोहन रेड्डी को भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, समझ और गया। दोनों स्टेट में एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो ये देख लीजिए कि किस तरह की इनकी पॉलिटिक्स है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आने वाले दिनों में इसका जो जिस्ट है वो आने वाले दिनों में पब्लिक के सामने आएगा। जी 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 जी। लकड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक तरह का ब्लैकमेल है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी पर कई मुकदमे हैं, बड़े सीरियस मुकदमे हैं, वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं, और वही डर, पुराना डर अमित शाह ने या बीजेपी के लीडरशिप से दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी का रुख रातों रात पलटा है इस पूरे मामले में। एक चीज मैं पूछूंगा सतीश जी, भाई नवीन पटनायक 4 बार के मुख्यमंत्री उड़ीसा के रहे, एक बहुत सीनियर स्टेट्समैन है, बड़े नेता हैं, उन्होंने
जो जस्टिस रेड्डी थे, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनको फोन से कहा था कि भाई हम आपके साथ हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, रेड्डी साहब हम आपको वोट देंगे। और ये बात रिपोर्ट हुई, ये खुद सुदर्शन रेड्डी ने बताई कि भाई हमें समर्थन दिया है। लेकिन 24 घंटे पहले नवीन पटनायक ने कहा कि भाई हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। क्या आपको लगता है नवीन पटनायक जैसे एक मैच्योर पॉलिटिशियन पर भी प्रेशर होगा? सरकार का प्रेशर था और उन्होंने इरादा बदल दिया, अपना स्टैंड बदल दिया, झुक गए अमित शाह के आगे। देखिए, नीतीश बाबू और नवीन बाबू है ना, दोनों अपने होशो हवास में है कि नहीं, इसमें बहुत भारी प्रश्न है। और इन दोनों की पार्टियों में कौन चलाता है, ये तो निश्चित रूप से है कि ये दोनों नहीं चलाते। ये एक चीज समझ लीजिए। पहली बात सुन लीजिए, अभी लखेरा साहब ने एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दी। उन्होंने कहा कि आंध्र का बहुत प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। ये आप सोचिए कि तेलुगु प्राइड के नाम पर क्या ऐसा कल होगा कि दो पार्टियां जो मुख्य पार्टियां वहां की, दोनों वहां के रेड्डी साहब को नहीं समर्थन करेंगी? यह एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसा लगता नहीं है। और अगर कल हो भी जाए तो आगे क्या होने वाला है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। एक बात लखेरा साहब ने कहा कि एक ही बास्केट में सब अंडे रख दिए, मैं तो कहता हूं कि बास्केट को ही अंडे में रख दिया है। ओके, बास्केट को ही अंडे में रख दिया है। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया या लखेरा साहब ने किया, ब्लैकमेल, आजकल सिर्फ ब्लैक का ही मेल है। ओके, समझ रहे हैं ना, ब्लैक का ही मेल है। आप भले ही करप्शन पे लड़ाई लड़ते रहिए, वो गूंजने में, नारा लगाने में, भाषण देने में तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो सतीश भाई, लेकिन है। मैं कह रहा हूं सतीश भाई, क्या आपको लगता है कि आज रात फोन पे फोन होंगे, ब्लैकमेल भी होगा, हर तरह का प्रेशर भी जाएगा, सब कुछ होगा, एक एक वोट पाने के लिए सारा खेल होगा दिल्ली दरबार से? आपने सवाल एक पूछा था कि कयामत की रात होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं करामात की रात होती है। अच्छा, ये करामात तो सब तरह के, हाँ, लेकिन वो करामात इधर से हो सकता है, इनको डर है। हमको नहीं लगता है कि विपक्ष में इतनी चहल पहल है, इतना कुछ है कि वो लोगों ने इतना एकदम नाक का प्रश्न बना लिया कि भाई ऐसे मौके को कभी कभी इतिहास में सरकार ही गिराने के लिए यूज कर दिया गया है। वो ऐसी कोई चीज अभी तो मुझे नजर आई भी नहीं है। दूसरी चीज, हो सकता है कि सब जो अपने ताकत को ये लोग संजो रहे होंगे आगे के काम के लिए, हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लावे, ये संभव है। लेकिन वैसा तूफान हमको विपक्षी खेमे में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा होता तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, सब लोग स्टेट कैपिटल जाते वगैरह वगैरह। अभी ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये लोग इसी से खुश होंगे, हो सकता है विपक्ष वाले, कि चलो जी सत्ता पक्ष में, चाहे आरएसएस परिवार में, चाहे एनडीए परिवार में, कुछ तो प्याले में जो चाय है थोड़ा उसमें उफान आया है, बस इतना ही। जी लखेरा साहब, अगर नंबर जो है, मतलब मैं राज्यसभा की गिनती देखता हूं, फिर लोकसभा की गिनती देखता हूं, दोनों जगह एनडीए का पलड़ा भारी है और इसीलिए एनडीए की सरकार भी है। अगर 60-70 सीटों की या वोटों की लीड है और मोदी जी का उम्मीदवार जीत रहा है, हमें कागज बता रहे हैं, तो मोदी जी इतना परेशान क्यों है? कल मैंने देखा 9 बजे से लेके 6 बजे तक कार्यशाला में बैठे हैं, वो भी पिछली सीट में बैठे हैं, सबके हाथ जोड़ रहे हैं। जिन सांसदों से बात नहीं करते थे उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। किसी को चाय ऑफर किया जा रहा है, किसी को जो है खाना लंच कराया जा रहा है, किसी को जो है फोन करके खुद बुलाया जा रहा है। मोदी जी खुद फोन कर रहे हैं, अमित शाह खुद फोन कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे सांसदों को जिनका फोन उठाते नहीं थे इमरजेंसी में भी। तो ये जो मोदी और शाह अचानक झुक गए हैं अपनी पार्टी के आगे, ऐसा क्यों? ऐसी घबराहट क्यों जब आप जीत रहे हैं चुनाव? भाई अगर आपके पास नंबर हैं तो फिर झुक क्यों रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए दीपक जी, जो लोग 11 साल से दूसरों को डरा रहे थे, 11 साल से जी, वो एक वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
डर रहे हैं, एमपीज को देख के डर रहे हैं, अपनी पार्टी के एमपीज को देख के डर रहे हैं। तो ये जो दूसरों को डरा रहे थे खुद डर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि स्टेट्स में जो बीजेपी के जो स्टेट है वहां बहुत हालत खराब है। इतना गुटबाजी, इतना फैक्शनलिज्म हो गया है कि वे इनके काबू से बाहर हो गया है। अब इनकी बात मानने को लोग तैयार नहीं है। नवीन पटनायक की आपने बात की, नवीन पटनायक के खिलाफ मेरी जो सूचना है भुवनेश्वर से कि इन्होंने पिछले 15-20 साल में नवीन पटनायक के जमाने में जो खनन हुए उनकी पूरी फाइलें बना रखी हैं। और उस फाइलों से जब इन्होंने देखा तो अब क्योंकि नवीन पटनायक तो पावर में है नहीं, वो तो बेचारे अकेले किनारे बैठे हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। वो इसलिए उनके साथ इन्होंने जो लोकसभा चुनाव के पहले जो सौदेबाजी की थी और वो सौदेबाजी में इनको साथ धोखाधड़ी हुई, उसकी वजह से अब नवीन पटनायक इन्होंने दबाने की कोशिश की। देखिए आपकी खनन की फाइलें हम ईडी सीबीआई लगा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से प्रेशर में नवीन पटनायक को इन्होंने अभी लिया है। और लेकिन एक बात बता दूं मैं, नवीन पटनायक पिछले 11 साल में, पिछले 9 साल 10 साल में पूरी तरह बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। बीआरएस भी बीजेपी के सपोर्ट कर रहा था। तो ये कोई अपोजिशन का, वो न्यूट्रल भी होते हैं, तो ये अपोजिशन को कोई नुकसान नहीं है इसका, उनकी कैलकुलेशन में कोई नुकसान नहीं है। हाँ ये है कि वो सुदर्शन रेड्डी को उनके एमपीज वोट दे देते हैं, न्यूट्रल रहने के बावजूद भी अब्सेंट कर दिया तो वो आएंगे नहीं वोट डालने। लेकिन ये भारी डर है, डर बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। एमपीज जिन्होंने बदला लेना है वो बदला लेके रहेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं। लोग इंतजार नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, बिहार में इतनी गुटबाजी है बीजेपी के सांसदों में कि उनको लगता है कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं है। झटका वो जरूर देंगे, चाहे इधर से झटका दे चाहे उधर से झटका दे, इतना मैं कह सकता हूं जी। फाइलें खुली हुई हैं और आप कह सकते हैं कि दुखती रगें पूरी रात, आज की रात सबकी दुखती रग पकड़ी जाएगी। इसलिए पकड़ी जाएगी कि मोदी और शाह को अपनी पार्टी से डर लग रहा है कि कहीं खेल यहां से ना हो जाए। सतीश जी, ये जो भरोसे की कमी है, मतलब मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, पार्टी इनके हाथ में है, सरकार इनके हाथ में, कैबिनेट इनके हाथ में, उसके बाद भी ये डर रहे हैं। तो ये भरोसा क्यों कम होता जा रहा है मिस्टर मोदी का अपने ही सांसदों पे? मैं ये कह रहा हूँ, ये भरोसा क्यों कम हो रहा है दिन ब दिन? देखिए क्या है, एकदम इसको अगर बढ़िया से देखें, बुनियादी रूप से क्या है कि अभी तक इन लोगों ने आयरन हैंड से चलाया है ना, एकदम सख्ती से। हाँ सख्ती से, मतलब लौह मेरुदंड से चलाया। तो अब तक जब तक चल रहा था तो चल रहा था, चलते रहता है तो लगता है कि सब चल ही रहा है। अचानक से जो आरएसएस के साथ कई तरह की बातें सामने आई, तरह तरह के बयान सामने आ गए और संख्या हो गई 240। तो वहीं से जो है ना थोड़ा मेरुदंड ढीला होना शुरू हुआ और बाकियों के मेरुदंड जो है थोड़े मजबूत होने शुरू हुए। वो सब मौके की तलाश में थे, सब अपना तोल मोल बोल कर रहे होंगे, तोल मोल बोल करके वो आवाज अपनी दे रहे हैं। और ऐसे भी अंदर खाने कोने में ले जाकर के तो पहले भी बोलते थे, बहुत सारे बीजेपी सांसद बोलते थे भाई। तो वो अब उनको मौका मिला है और उनको लगता है 240, फिर चुनाव, फिर इस तरह का प्रेशर, वो प्रेशर, बहुत तरह का। तो इन सब से जो है ना इनकी आवाज, उनको वो दम मिला है। तो जो एक इनविंसिबिलिटी थी, जो कि अपराजेय हैं, इनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता वगैरह वगैरह वाला, वो शायद टूट गया है। दूसरी बात एक और कि एक पूरी तरह से पार्टी में ये लोगों को लगता है कि सब कुछ मोदी जी और अमित शाह जी के बीच है, उन्हीं का कब्जा है। हम तो कभी कभी मजाक में कह देते थे कि अब ये बीजेपी नहीं, इसका नाम रख देना चाहिए एमएसपी, मोदी शाह पार्टी। तो वो एमएसपी, तो उसके चलते बहुत जो दबी हुई कुंठाएं हैं जो लगातार बन रही होंगी, शायद उनको लगता होगा कि कहीं न कहीं से कोई एक क्यारी मिल रही है। तो क्यारी ही तो राजनीति में सब कुछ होता है, थोड़ा क्यारी मिला, उसको क्यारी को नदी बनने में टाइम नहीं लगता। ओके, मौके की तलाश में सतीश के सिंह कह रहे हैं कि मौके की तलाश में जो है बहुत से सांसद हैं। अब देखना ये होगा कि कल होता क्या है। लखड़ा साहब, एक बात तो तय है कि बीजेपी के चांसेस 99% हैं कि वो जीत जाएं, क्योंकि नंबर उनके पास हैं।
लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती, मान लीजिए कि बीजेपी के 10 सांसद, 5 सांसद, उन्हीं के वोट कम पड़ जाते हैं, मतलब बीजेपी जीती लेकिन कम वोट से जीती, जो एक्सपेक्टेड नंबर है उससे थोड़ा नीचे आ गई, तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज क्या है कि जीत के बावजूद भी मोदी पर अब पार्टी के भीतर भरोसा कम हो रहा है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई बीजेपी से तो मैसेज क्या है मोदी के लिए? आप देखिए ना कि पहलगाम से लेकर के और धनखड़ प्रकरण तक, मतलब इनकी जड़ों में इतना मट्ठा जा चुका है, इतना हिल गए ये लोग कि इनके पास मतलब जनता के सामने मुंह दिखाने के अलावा कोई रास्ता, मुंह दिखाने के काबिल है ही नहीं, क्योंकि देखिए जनता को फेस नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद 2 मीटिंग्स हुई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हुई, पहलगाम घटनाक्रम के बाद हुई, ऑल पार्टी मीटिंग का सामना नहीं कर पा रहा है कि संसद का सामना नहीं किया, 19 दिन तक संसद में हंगामा रहा, संसद का सामना नहीं कर पा रहा है। लास्ट क्वेश्चन सतीश जी, क्या आपको लगता है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई, मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, जीत की तरफ तो आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी के, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो मोदी जी पर सवालिया निशान लगेंगे, उनके लीडरशिप पर? देखिए, ये एक थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा दुधारी है। मोदी जी पर सवाल है, अमित शाह जी पर सवाल है, दोनों पर एक साथ सवाल है, किसके किससे सवाल है? सवाल तो है, और हैं इसीलिए उनके दिमाग में सवाल आता है, आ रहा होगा कि कहीं से कोई क्रॉस वोटिंग हो न जाए, और वो होगा ही। ये देख लीजिएगा, इधर से भी होगा, उधर से तो होना ही है। चलिए, सवालिया निशान तो पहले ही लग चुका है। जो एक एब्सोल्यूट मोदी है तो मुमकिन है, पूरा घोषणा पत्र में मोदी जी 240 जब आया उससे पहले तो यही था, वो वाली बात तो खत्म हो गई ना, मोदी 400, ये वाली तो बात खत्म हो गई ना। तो अभी तो सबको जोड़ तोड़ करके मिला जुला के रखना इनके लिए जरूरी है। मिला जुला के रखने की अगर नौबत आती है तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग मिलता जुलता कैसे, भाई उसके काम करिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको मिलिए। खाली एक प्रकार के लोग और एक प्रकार के लोग अगर आपके समर्थक जुटा के रखे हुए हैं तो बाकी अलग थलग महसूस करते हैं, यही हो रहा है। चलिए, बहरहाल जो नंबर है इस वक्त राज्यसभा और लोकसभा के, और जिस तरह से जो अलायंसेस दिख रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को 60-70 वोटों की लीड है, और हो सकता है ये लीड 80 पहुंच जाए। लेकिन अगर ये लीड कम होती है, अगर जीत का अंतर कम होता है, तो मोदी जी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि उनके सांसद कहीं ना कहीं, कई सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे, तभी स्थिति आएगी। और यही बात हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है, हार जीत को हम परे रखें, अगर क्रॉस वोटिंग कम होती है, तो क्रॉस वोटिंग होती है अगर कल, तो एक मैसेज बहुत क्लियर है कि समथिंग इज रॉन्ग विद बीजेपी, ऑल इज नॉट वेल विद एनडीए, और मोदी और शाह के लिए एक शुरुआत हो सकती है, जहां उनके सांसद उन्हीं की बात, उन्हीं के नाक के नीचे नहीं मान रहे। लखरा साहब आप आए, सतीश भाई आप आए, कल फिर हम लोग मिलते हैं, देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में जुड़े, थैंक यू सो मच।